हेलो माय डियर एपीआर एस्पिरेंट्स, मैं हरिशंकर सोनी फिर से आपका मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एपीआरओ का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके कट ऑफ की बात करेंगे। तो कोई ऑफिशियल कट ऑफ आने में थोड़ा समय तो लगता ही है, ठीक है। बहुत से एग्ज़ाम तो ऐसे होते हैं जिनके रिज़ल्ट के बाद में कट ऑफ पता चलती है, कुछ दिन में तो कुछ भी नहीं पता चलता, और यहाँ तो रिज़ल्ट आते आते भी बहुत देर लगती है, ठीक है। खैर, जब ऑफिशियल पहले की अपलोड होगी उसके बाद रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। रिज़ल्ट के साथ या रिज़ल्ट के बाद जो है कट ऑफ का पता चल पाता है, ठीक है। तो ऑफिशियल की भी कोई डेट नहीं दी है, इतना लिखा है नोटिफिकेशन में कि यथा समय के बाद, ठीक है। अब यथा समय उनका कितना होगा वो खुद जानते हैं, ठीक है, या उनसे पूछा जाए, ठीक है, तब पता चले। तो आपके बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस आ गए थे कि कट ऑफ बताओ, कट ऑफ बताओ, ठीक है। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, और आज भी मैं पहले ही बता दूं कि कंक्लूजन लगभग वही है, लेकिन आपकी थोड़ी संतुष्टि के लिए, ठीक है, उसको हम और तरीके से डिस्कस कर लेंगे कि बात क्या है, ठीक है। तो पहले काम की इन्फॉर्मेशन जान लीजिए कि जब भी आपकी ये ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज हो जाएगी उसके 72 घंटे तक का उन्होंने समय दिया हुआ है कि आप किसी तरह की आपत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपये का उसमें शुल्क रहेगा। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है जब भी ऑफिशियल की उसकी रिलीज़ हो, ठीक है। ऑफिशियल की रिलीज़ होने के बाद में 72 घंटे का समय आपके पास रहेगा। तो जिनको भी आपत्ति दर्ज करवानी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें जिसमें किसी न किसी तरह की समस्या है, ट्रांसलेशन वगैरह को है, ठीक है, कई तरह की समस्याएं हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं इससे पहले, कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले, कि जो भी मैंने बनाई है या किसी ने भी आंसर की बनाई है तो उसमें 5-6 क्वेश्चन का ऊपर नीचे होता ही है, ठीक है। क्योंकि वो होता है ना, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट होती है, कॉन्सेप्ट में मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग चलता है, ठीक है, किसी और का अलग तरीके से काम करेगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल बोर्ड वाले जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी जिसके पास है, उसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करेगा उसे देखना होता है। अगर आपने एकेडमिक्स में ठीक से पढ़ा है, ठीक है, तो कई बार आपने देखा होगा कि पूरी क्लास में बच्चे एक तरफा बोल रहे होते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, फिर प्रोफेसर पूरी बात को खारिज करते हुए शुरू से उसको समझाता है कि नहीं ये नहीं होगा अकेला, ठीक है। तो हमारे कॉन्सेप्ट में कई तरह की वैसे भी कमियां होती है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हो, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल चीज़ों में 5-6 क्वेश्चन का छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं हो सकता है, 5 से 6 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो 5 या फिर 6, ठीक है। इसके आसपास क्वेश्चन में जो ऑफिशियल आंसर की होगी और जो हमने बनाई है उसमें इतना डिफरेंस रह सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि ये चीज़ जो है वेरी करती है, इसमें ये डिफरेंस आ सकता है। 5-6 क्वेश्चन के नंबर आप निकाल लीजिए लगभग कितने होते हैं, तो जो 4-1 नंबर का डिफरेंस जो है हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 4 नंबर का डिफरेंस हो सकता है। और कट ऑफ डिस्कस करने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मुझसे या फिर किसी से भी ये मत पूछिए कि कितने मैंने इतने क्वेश्चन सही कर लिए हैं, अब मेरा क्या होगा, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन जितने आपने सही किए हैं उसके मार्क्स निकाल लीजिए, और जितने गलत किए हैं उसमें से कितने मतलब मार्क्स कटे हैं वो देख लीजिए, ठीक है। तो वो आपको देख लेने के बाद ही आपके लिए जो कट ऑफ हम डिस्कस कर रहे हैं उसका कोई मतलब है। आई रिपीट कि पहले जो भी आपने क्वेश्चन सही किए हैं उसके 0.83 से गुना करके अपने मार्क्स निकाल लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं 0.27 से गुना करके जो नेगेटिव मार्किंग में आपके नंबर जा रहे हैं वो निकाल लीजिए, और फिर अपने नंबर पे आ जाइए कि मेरे नंबर इतने बने हैं। नंबर आने के बाद ही कट ऑफ की बात की जा सकती है। कितने क्वेश्चन सही हुए इससे इस बात का पता नहीं चलता है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन सही हुए उससे मत देखिए, जो ओवरऑल आपके नंबर है उस पर डिस्कशन कीजिए, ठीक है। तो अब आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं, ठीक है, कि क्या कट ऑफ रह सकती है। तो पहले ये देखिए कि जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल की कट ऑफ की ही बात करेंगे मोस्टली, ठीक है। और उसमें अब आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर मेरी कैटेगरी ये है, इसमें बताइए। तो मेरे पास ऐसे एग्जैक्ट नंबर नहीं निकल के आ सकता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ना तो हर साल होता है, ठीक है, और ना ही इसके लिए कोई हमारे पास कोई बहुत बड़ा डेटा हो, कोई विश्लेषण हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो पेपर का नेचर है, ठीक है, एग्ज़ाम का जो नेचर है उसके हिसाब से जो निकाला जा सकता है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो उसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और डिस्कस करनी पड़ेगी, वो ये है कि सीटें कितनी हैं। देखिए एपीआरओ की टोटल 76 सीट हैं, 76 सीटें हैं।
उसमें से जो जनरल की सीट है 25 हैं। अब मैंने 25 कैसे निकाला है कि 19 तो है ही है, 6 महिलाओं की भी है। अब आप कहेंगे सर महिलाओं में और जो पुरुषों की जो सीट है, मतलब और जो एकदम जनरल है, प्योर जनरल है, तो उसमें भी कट ऑफ में डिफरेंस रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जनरल की जो कट ऑफ है, जो अलग से 6 सीटें ये है महिलाओं की और ये है, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, एक नंबर का डिफरेंस आ जाए, ठीक है, मैक्सिमम। ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं आना चाहिए। तो मैं मान सकता हूँ कि जनरल की जो सीटें हैं 25 है, एक बार के लिए मान सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने की संभावना नहीं है। ओबीसी की बात कर लें तो 13 सीटें मैं मान सकता हूँ इसी तरीके से, 10 + 3। बाकी जो रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आया था ना, जब सेकेंड बार के लिए आपके ये एप्लीकेशन ओपन हुए थे, तो वो वाली पीडीएफ का अगर आप फर्स्ट पेज देखेंगे तो आपको ये डेटा भी समझ में आएगा कि ये मैंने किस बेसिस पे लिखा है। ठीक है, और ये मैंने गैर अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए लिखा है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए तो ये संख्या, मतलब सीट बहुत कम है और उनकी कट ऑफ भी बहुत नीचे ही जाएगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये गैर अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य लोगों की मैं सीटें मान के चल रहा हूँ 25 और ओबीसी वालों के लिए मान के चल रहा हूँ 13। तो मैं ये एक चीज़ पहले डिसाइड कर देता हूँ, ये जनरल है और ये ओबीसी है। ठीक है, ये मैंने कंक्लूजन अपना निकाला है। ठीक है, तो ओबीसी वालों की 13 सीटें हो गई और जनरल वालों की हमारे पास हो गई 25 सीटें। ठीक है, ये कहानी है। तो ये तो हुई सीटों की बात। अब दूसरा एक पक्ष देख लेते हैं कि मान लो कि किसी ने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, एक आइडियल हम ले लेते हैं। अब किसी ने 105 किए हैं, किसी ने 100 ही किए हैं, किसी ने 102 किए हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है, कुछ लोग 110 तक चले गए हैं, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। ठीक है, मैंने आपको टारगेट दिया था कि 100 से ऊपर तो किसी भी सिचुएशन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर कितना भी ईजी आए, आप ज़बरदस्ती रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होना होगा तो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर ही हो जाएगा। फिर जिन क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें ज़बरदस्ती का मतलब दिमाग लगाना कि यार हो ही जाएगा, लो भगवान का नाम लगा दो, ठीक है, या फिर एक्साइटमेंट में लगा देना, ठीक है, हो जाता है, ठीक है, चीज़ें होती है। तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बात सीधी सी है कि गलत बात हो जाती। ठीक है, अगर आपने कर दिया है तो कोई टेंशन मत लीजिए, अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आइडियली ये होना चाहिए था कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही चाहिए थे, और ये एक सिचुएशन मान के चल रहे हैं हम। ठीक है, कि 100 क्वेश्चन अगर किसी ने अटेम्प्ट किए हैं और उसने 80 ही सही किए हैं, ठीक है, 80 ही सही किए हैं, इसको मैं ऐसे कहूँ कि 80 सही कर दिए हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 100 में से 80 क्वेश्चन सही कर देना अपने आप में एक बड़ी बात है, सच में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो 100 में से आपने 80 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपके ये नंबर बने, गलत किए आपने 20 तो आपके नंबर ये बने, और ओवरऑल जो आपकी मार्किंग निकल के आ रही है 61 की निकल के आ रही है, एक अच्छे नंबर है। जो पेपर है उसमें अगर आपके 61 नंबर है, डेफिनेटली एक अच्छे नंबर है। ठीक है, सिलेक्शन नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन एक अच्छे नंबर तो ये हैं। ठीक है, और बात ये भी है कि जनरल में इससे नीचे जिसके नंबर हैं उनका सिलेक्शन मुश्किल है, उसके लिए मैं रेड सिग्नल दूंगा। ठीक है, तो इसमें देखो भैया ये सरलतम मामला है, क्योंकि जिस तरह का पेपर आया है और मैंने यहाँ पे 20 गलत किए हैं। ठीक है, तो अच्छे नंबर तो हैं, लेकिन इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि कट ऑफ इसकी जाएगी। ठीक है, तो 61 जो है न्यूनतम जो है अंक हैं एपीआरओ के लिए आज के समय में कंपटीशन में रहने के लिए। तो अगर आपके नंबर 61 से ऊपर है तो मैं ये कहूँगा कि आप कंपटीशन में हैं अभी भी। ठीक है, आप मैदान से बाहर नहीं हुए हैं, आप मैदान के अंदर हैं अभी, ये मैं कहना चाहूँगा अगर आपके 61 नंबर हैं। अब एक चलते हैं दूसरी सिचुएशन में। ठीक है, ये वो सिचुएशन है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। ठीक है, ये वो वाली सिचुएशन है कि कम से कम अब इतना तो मतलब जिस तरह का पेपर था एक अच्छे एस्पायरेंट को ये करना चाहिए था। ठीक है, अभी एक बात मैं आपकी और क्लियर कर दूं, क्योंकि आप इस हिसाब से सोच रहे होंगे ना कि कितने लोगों ने पेपर दिया किससे नहीं दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब से फॉर्म स्टार्ट हुए थे, ठीक है, और लगभग फॉर्म एंड होने वाले थे, तब मैंने एक बात कह दी थी कि कैसे भी हिसाब लगा लो 2000 से ज़्यादा सीरियस एस्पायरेंट जो है इसके अंदर नहीं हो सकते हैं।
10 लाख लोग फॉर्म फिल कर दो यार, उससे थोड़ी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो सीरियस एस्पायरेंट है जिसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है, वो उनकी संख्या नहीं है ना। खैर 10 लाख कैसे करते, इतनी तो डिग्रियाँ ही नहीं है मास कम्युनिकेशन, इतने लोग एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो 5-6 हज़ार लोगों को ही करना था, ठीक है, उन्होंने किया। और आधे लोगों, लगभग आधे मतलब 60% लोगों ने जो है एग्ज़ाम दिया है। उनमें से ये मान के चलिए कि 2000 लोग ही हैं जो सीरियस लोग हैं, ठीक है, मतलब कि जिन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई की है, इस पेपर के पैटर्न के हिसाब से पढ़ कर गए हैं, तरीके से पढ़ के गए हैं, सही तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। ऐसे कम से कम 2000 लोग हैं, बिल्कुल हैं। अब 2000 लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है अपने हिसाब से काम करती है, ठीक है, और उसमें हर किसी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होते, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि प्रिंट मीडिया की हिस्ट्री भर भर के पढ़ के गए हैं, क्योंकि कुछ कोचिंग सेंटर ऐसे थे जिन्होंने उसी दिशा में मोड़ दिया, ठीक है, तो वो वही पढ़ते रह गए, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पीछे छूट गई, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो उसमें माथापच्ची लगती है। प्रिंट मीडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आराम से, अच्छा ये पेपर तो इस समय निकला था, ये इनके संपादक ये थे, ठीक है। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना तो दिमाग में ज़्यादा जोर पड़ता है। फैक्ट तो याद करने हैं, डेली पढ़ो याद हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। कॉन्सेप्ट जो होता है ना, कॉन्सेप्ट इतना जल्दी समझ में नहीं आता। कॉन्सेप्ट समझने के लिए कई तरह की किताबें पढ़नी होती है, एक लंबा डिस्कशन करना होता है, कई तरह के क्वेश्चन लगाने होते हैं, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और कॉन्सेप्ट में ये एक चीज़, उसका मतलब कॉन्सेप्ट का नेचर होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का एक नेचर होता है कि उसमें कहीं ना कहीं आप फंसते हो, ठीक है। फैक्ट में क्या फंसना, पता है कि ये होता है तो क्लियर 1 सेकेंड में। फैक्चुअल क्वेश्चन हो पेपर होता तो 2 घंटे का पेपर आप आधे घंटे में कर लेते, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पेपर था तो लास्ट तक सब लोग बैठे रहे। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि ये चाहेगा कि पेपर छोड़ के चलो हो गया पेपर चले जाए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, 2 घंटे पूरे लगाए हैं, मेरे को पता है सभी लोगों ने, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल था, जितना सोचोगे उतना कम है, ठीक है। तो खैर मुद्दे पे आते हैं। 2000 लोग सीरियस एस्पायरेंट थे, ठीक है, लेकिन जिस नेचर का पेपर था, आराम से, क्योंकि 25 सीटों की बात करनी है, ठीक है, ओबीसी में 13 सीटों की बात करनी है, तो 61 से ऊपर रहेगा मामला, नीचे नहीं जाएगा। सेकंड सिचुएशन देख लेते हैं कि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करने पर क्या नंबर निकल के आते हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस इन द सेंस कि 120 क्वेश्चन हैं आपके पास, एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने पहले से जो आ रहे हैं क्वेश्चन उसको अटेंड किया, ठीक है, फिर रिस्क न लेते हुए, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो आपको नहीं आएंगे ना आप, ठीक है, 20 क्वेश्चन तो नहीं आएंगे आप, क्योंकि एक इंसान को हर विषय की गहन जानकारी नहीं हो सकती है, ठीक है। किसी को हिंदी नहीं आती है तो किसी को इंग्लिश नहीं आती है, किसी को मीडिया पीआर अच्छा आता है तो पॉलिटी नहीं आती है, किसी को मीडिया पीआर पॉलिटी अच्छी आती है तो हिंदी इंग्लिश में मात खा जाता है। तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सेगमेंट जो है उसका कमज़ोर रहता ही है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन उस बंदे ने छोड़ दिए और 100 अटैम्प्ट किए, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इतनी अच्छी एक्यूरेसी थी कि 90 क्वेश्चन उसने सही कर दिए हैं और 10 ही गलत हुए हैं, तो उसके नंबर निकल के आए हैं 72, ठीक है। अब 10 ही गलत क्यों किए भैया, थोड़ा पूरा ही सही कर दो, हमारे तो 3 ही गलत हो रहे हैं, क्या बात कर रहे हो। नहीं, मैं एक आइडियल सिचुएशन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो 120 क्वेश्चन 2 घंटे में देख रहा है, ठीक है, 2 घंटे तक लगातार 120 क्वेश्चन देख रहा है, एक ही मतलब हर क्वेश्चन पर एक जैसी कॉन्शियसनेस नहीं हो सकती है, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन में ध्यान भटक ही जाता है, ठीक है। आप हर क्वेश्चन पर एक समान रूप से नहीं सोच सकते हैं, हर एक समान क्वेश्चन हर समय जो है आप एक ही पावर के साथ नहीं रहते हैं, ठीक है। कभी अप तो कभी डाउन होता है, किसी क्वेश्चन में बहुत अच्छे समझा तो किसी क्वेश्चन में अरे चलो फटाफट लगा देते हैं, और किसी क्वेश्चन में आपका ध्यान भटक जाता है, थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। अब जैसे कि पीछे मैंने क्वेश्चन बताया, 58 नंबर क्वेश्चन था इक्विलिटी को लेकर, मैंने खुद उस क्वेश्चन को बहुत जल्दबाजी में पढ़ के उसका आंसर बता दिया आर्टिकल 14, जबकि क्वेश्चन में ये था कि लोक नियोजन में जो समानता है वो बात किस आर्टिकल में की गई है, ठीक है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक तो इक्विलिटी की ही बात है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि लोक नियोजन में समानता जो है किस आर्टिकल में है। जो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण होता है ना, वो आर्टिकल 16 में होता है, ठीक है, अपवाद स्वरूप।
तो पहले जो आर्टिकल 16 है बात करता है कि लोक नियोजन में समानता की, उसके लिए प्रावधान करता है। उसके एक्सेप्शन के रूप में, उसके अपवाद के रूप में जो है आरक्षण का प्रावधान सरकारी नौकरियों के अंदर किया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 16 के बारे में पूछा था और मैंने जल्दबाजी में 14 बता दिया देख के। ठीक है, तो होता है आपका कहीं ना कहीं तो ध्यान भंग होता ही है, कहीं ना कहीं तो आपसे लापरवाही होती है, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है। ठीक है, और एग्ज़ाम का भी अपना नेचर है, क्योंकि एग्ज़ाम कॉन्सेप्चुअल है, फैक्चुअल है। ठीक है, आधे क्वेश्चन फैक्चुअल है, आधे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। कहीं ना कहीं तो गलती होगी, कहीं ना कहीं आपसे भी गलती होगी, और एग्ज़ाम तो अपनी पकड़ रखता ही है। एग्ज़ाम की पावर ये है कि वो एक कॉन्सेप्चुअल है, फैक्चुअल है। आपकी कमजोरी ये है कि आपका कभी ना कभी ध्यान भंग होता ही है। 2 घंटे आप जो है लगातार बगुले की तरह ध्यान नहीं रख सकते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम हर समय नहीं रह सकता है। ठीक है, हर समय स्वान की निंद्रा नहीं सो सकते हैं, कभी तो घोड़े बेच के सोना ही पड़ता है। ठीक है, तो वो वाली बात है। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है कि 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 90 सही हुए, 10 गलत हो गए, तो 72 ये बेस्ट परफॉर्मेंस है। ये अगर किसी ने किया है तो सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है। क्या बेस्ट परफॉर्म करने वाले लोग जनरल मतलब देखिए, जनरल कैटेगरी का मतलब ये नहीं होता है कि जनरल वाले ही लोग होंगे, इसमें ओबीसी भी आ सकता है, सब कुछ। तो ये कहूँगा कि जितने लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है, ख़ास तौर से मानिए कि 2000 लोग सीरियस एस्पायरेंट है। ठीक है, अब पूरी ही संख्या मान लीजिए, जो भी लोग बैठे हैं उनको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, क्या 25 लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 72+ नंबर बना लिए हों या 72 नंबर बना लिए हों? मुझे नहीं लगता कि इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस 25 लोगों की हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही हो, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से 72 नंबर से ज़्यादा की नहीं होगी। अगर है भी तो मान लो 4-5 लोग निकल गए तो कट ऑफ 72 थोड़ी हो जाएगी। 25 लोग चाहिए ना, 25 लोगों का सिलेक्शन कैसे करोगे? ठीक है, 25 लोगों को सिलेक्ट करने के लिए आपको 72 से कम 4 नंबर नीचे जाना पड़ेगा, कम से कम 4 नंबर नीचे जाना पड़ेगा। इसलिए ये तो लास्ट आंकड़ा है। ठीक है, ये तो लास्ट आंकड़ा है बेस्ट परफॉर्मेंस का। इससे ऊपर 4-5 लोग हो सकते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है वो 68 के आसपास रहनी चाहिए, ऐसा मेरा आइडिया इसके अंदर कहता है। ठीक है, इससे आप 2-1 नंबर मैक्सिमम कम करके जो है ओबीसी देख सकते हो, 66 जो है ओबीसी के लिए देख सकते हो। ठीक है, और ये जनरल के लिए देख सकते हो। ठीक है, ये भी मैं मैक्सिमम के आसपास हूँ, एकदम मिनिमम तो मैंने ये बता ही दिया है। ठीक है, इससे ऊपर है, इससे नीचे है। ठीक है, इसमें अगर आपके नंबर हैं तो आप एक, मैं कहूँगा कि उस जोन में है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप जो है कंपटीशन के अंदर है, आप जो है मैदान के अंदर हैं। ठीक है, तो ये कहानी है मेरी तरफ से आपके लिए कट ऑफ की। ठीक है, अब आपके क्या विचार हैं बिल्कुल आप बता सकते हैं कि मेरे विचार तो ये हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल कट ऑफ के बारे में मेरी जो समझ थी वो ये थी, आपके सामने मैंने रख दी है। अब आपका क्या कहना आप बता देना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।